नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर सीटेट 2022-23 के 8वें शिफ्ट जिसकी परीक्षा 17 जनवरी 2023 को संपन्न हुई थी उस पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हिंदी में 15 अंक का पेडागोजी और 15 अंक के पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पैराग्राफ के प्रश्न आप पैराग्राफ पर पढ़ करके बड़े आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। मेनली हमें फोकस करना होता है पेडागोजी वाले सेक्शन पर, क्योंकि अगर आपने इस पर कमांड पा लिया तो मोर देन 26-25 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। तो आपके लिए बेहतरीन विकल्प यही है कि आप सबसे ज्यादा पेडागोजी पर फोकस करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भाषा क्या है। भाषा के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, भाषा जो है, जो हम एक दूसरे से बोल करके अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि मैं आपको बोल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। अब ये भाषा जो है वह केवल मनुष्यों में नहीं है, जानवरों में भी है। जानवर भी देखिए, जो आपस में वो भौंकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया भौंकते हैं, बिल्ली है म्याऊं म्याऊं है, तो वो अपने आप में कम्युनिकेट कर रही हैं। बिल्ली की माता उसको दूध पिलाती है, कुत्ते की माता उसको दूध पिलाती है, तो वहाँ पर भी उनमें कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि उनमें भी भाषा होती है। तो वो भाषा तो मनुष्यों ने नहीं बनाया, वो तो जैविक था, जन्म से ही उनमें वो भाषा था। जैसे मान लीजिए बच्चे का ही जन्म हुआ, मनुष्य के बच्चे का जन्म हुआ, तो उस समय बच्चे के पास अपनी कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन वह अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए रोता है। तब उसकी माता समझ जाती है कि हाँ, इस बच्चे को हो सकता है भूख लगी होगी इसलिए ये रो रहा है, यानी कि उसका रोना ही उस समय भाषा है। तो अगर मनुष्यों ने भाषा को बनाया होता, ध्यान से समझिएगा, अगर मनुष्यों ने भाषा को बनाया होता, कृत्रिम अगर भाषा होती, तो उस बच्चे जो अभी हाल ही में जन्म लिया है, अभी तुरंत जन्म लिया है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए रोता थोड़ी। यानी भाषा जो होती है वो जैविक होती है, उसे बनाया नहीं गया है, बल्कि एक तरीके से वो जन्म से ही सभी के अंदर होती है। अब मनुष्य अगर नहीं बोलेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, मनुष्य अगर बोल करके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वो कुछ ना कुछ अपने भावों के माध्यम से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से अपने आप को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। जैसे कि जो मुख बधिर होते हैं, जो बोल और सुन नहीं सकते, वो दूसरे तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो भाषा तो मनुष्यों ने मान लीजिए उसको नहीं सिखाई, लेकिन वो जन्मजात था, उसमें रो करके अपने आप को एक्सप्रेस किया बचपन में, और बाद में धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरा कोई विकल्प ढूंढ लेता है। तो ये कहना कि एक कृत्रिम व्यवस्था है, ये गलत है, क्योंकि कृत्रिम व्यवस्था होती तो जानवरों को यह व्यवस्था नहीं पता होती, क्योंकि जानवर भी तो कम्युनिकेट कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली भी तो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, भौंक करके म्याऊं म्याऊं करके, उनकी माता बच्चों में आपस में कम्युनिकेशन तो होता ही है। तो कृत्रिम व्यवस्था होती तो जानवर इसको थोड़ी समझ पाते हैं। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है। अब कहा यह जा रहा है कि भाषा में नियम है या फिर भाषा नियम द्वारा ही एक तरीके से शासित होता है। इन दोनों में देखिए थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। अगर इस डिफरेंस को आप समझेंगे तो आपका सही उत्तर मिल जाएगा। तीसरा विकल्प देखिए, एक व्याकरणिक व्यवस्था है। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये नियम द्वारा शासित व्यवस्था है तो व्याकरण तो इसमें पहले से इंक्लूड है, यानी तीसरा वाला विकल्प दूसरे में इंक्लूड है। अब हमारे पास दो विकल्प बचा, दूसरा और चौथा। अब देखिए तीसरा वाला पहले से दूसरे में इंक्लूड था तो ये संकुचित हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब दूसरा विकल्प ये कह रहा है कि नियम द्वारा शासित व्यवस्था है, और चौथा कह रहा है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है। तो अगर मैं ये बोलूं कि नियम द्वारा शासित, इसका मतलब कि हर स्टेप पर नियमों के द्वारा ही कम्युनिकेशन किया जाता है। और चौथा विकल्प कह रहा है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें नियम है, यानी कि व्यवस्था है लेकिन उस पर कहीं कहीं पर नियम है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो भी मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं वो नियम के द्वारा ही कम्युनिकेट कर रहा हूं। जैसे मैं हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूं, अगर मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा होता तो उसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये नियम है। और नियम ही क्या है? व्याकरण है। तो ये वाला विकल्प पहले से इंक्लूडेड है और ये संकुचित है, क्योंकि हर कदम पर आपको नियमों को फॉलो करना होगा, इसलिए ये नियम द्वारा शासित व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अब एक बार थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, संस्कृत बोल रहा हूँ, ये सभी चीज़ें तो आप व्याकरण के अंतर्गत समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा लैंग्वेज जिसे आप साइन लैंग्वेज कहते हैं, जैसे कि दूरदर्शन पर पहले क्या होता था, मुख बधिर लोगों के लिए न्यूज जब कन्वे की जाती थी तो साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। अपनी उंगलियों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के सिंबल्स बनाए जाते थे, जिसको देख करके अगला बंदा जो मुख बधिर है वो उस न्यूज को रिसीव कर रहा होता था। तो यहां पर अगर नियम नहीं होता तो किस सिंबल का क्या मतलब है वो अगला बंदा कैसे समझ पाता? इसीलिए इसको बोलते हैं कि नियमों द्वारा शासित व्यवस्था है।
नियमों द्वारा शासित व्यवस्था है कि इस सिंबल का ये मतलब है, इस सिंबल का ये मतलब है, ठीक है। और जैसे ब्रेल लिपि की बात करें तो वो भी एक तरीके की भाषा ही है, कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनको, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो जैसे सिंबल जो डॉट बनाए गए रहते हैं वो भी तो नियम के अंतर्गत ही बनाए गए हैं कि इतने डॉट हैं तो इसका मतलब ये अल्फाबेट होगा, इतने डॉट हैं इसका मतलब ये अल्फाबेट होगा। तो वो सब भी नियम के द्वारा ही शासित हो रहे हैं, इसलिए इसको भाषा को नियम द्वारा शासित व्यवस्था कहा जाता है। विकल्प नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है। तो अभी हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद से हमारे देश में जो विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति है उसको त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। पहले हमारे देश में 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू था, जिसे बदल करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को लागू कर दिया गया है। यानी पहला जो बच्चे का मदर टंग है, जिसे मातृभाषा बोलेंगे बच्चे के लिए, जिसे फर्स्ट लैंग्वेज बोलेंगे, वो बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। दूसरा जो होगा वो आंग्ल भाषा, जिसे अंग्रेजी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। और तीसरा जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, एक फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा बच्चा पढ़ेगा। तो 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये तीनों तो मैंडेटरी है, इसके अलावा एक और लैंग्वेज की बात की गई है जिसे शास्त्रीय भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शास्त्रीय भाषा। तो ये मैंडेटरी नहीं है बल्कि ये ऑप्शनल है, यानी अगर बच्चा रुचि ले रहा है शास्त्रीय लैंग्वेज में तो वो कोई भी एक शास्त्रीय लैंग्वेज पढ़ सकता है, लेकिन ये तीनों मैंडेटरी है। तो ये चूंकि ऑप्शनल है इसलिए इसको इन 3 लैंग्वेज में शामिल नहीं किया गया, बल्कि इसको अलग से रखा गया है ऑप्शनल के तौर पर कि अगर बच्चा रुचि ले रहा है तो शास्त्रीय लैंग्वेज भी पढ़ सकता है, लेकिन ये 3 लैंग्वेज बच्चे के लिए मैंडेटरी है, इसीलिए इसको त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है, वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है। विद्यालय में पढ़ रही है यानी औपचारिक तरीके से पढ़ रही है, और विद्यालय में जो भी भाषा सीखा जाता है व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीखा जाता है, इसीलिए इसको लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं, भाषा का अधिगम बोलते हैं। तो अंग्रेजी भाषा जो वो विद्यालय में सीख रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? भाषा का अधिगम बोलेंगे। आगे पढ़िए, और सहपाठियों और आस पड़ोस के लोगों के अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। अब यहाँ पर देखिए, ये अनौपचारिक तरीके से अपने नेबरहुड के माध्यम से और साथ ही साथ अपने पीयर जो स्टूडेंट हैं, जो सहपाठी हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करने के माध्यम से वह मराठी भाषा को सीख ले रही है, लेकिन इसके लिए अलग से कोई व्याकरण उसने नहीं पढ़ा है। तो बिना व्याकरण की वजह से अपने इन्वायरमेंट में किसी भी लैंग्वेज का अनुकरण करते करते, अंतःक्रिया करते करते, बिना औपचारिक तरीके से यानी अनौपचारिक तरीके से किसी भी भाषा को सीखना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाषा का अर्जन। भाषा का अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? हमारी समझ यही बन रही है कि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज लर्निंग है, यानी कि भाषा अधिगम है, और मराठी जो वो सीख रही है वो भाषा का अर्जन है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अर्जन है। तो भाषा अर्जन मराठी तो हो सकता है क्योंकि अनौपचारिक तरीके से वो सीख रही थी, लेकिन अंग्रेजी चूंकि वो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत विद्यालय में सीख रही है, इसलिए भाषा अर्जन नहीं बल्कि भाषा का अधिगम है। तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है। अंग्रेजी तो वो विद्यालय में सीख रही है ना औपचारिक तरीके से, तो ये भाषा का अधिगम होना चाहिए, जबकि यहां पर उल्टा कहा गया है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, दोनों भाषाओं को सीखना भाषा का अधिगम है। अब मराठी भाषा को अगर वो ग्रामर के नियमों के अंतर्गत औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीखती, तब इसे भाषा का अधिगम बोला जाता है। ये भाषा का अधिगम नहीं बल्कि भाषा का अर्जन है, तो ये गलत हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी का सीखना भाषा अर्जन है। ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेता है और वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेता है, इसे किस रूप में जाना जाएगा? देखिए यहाँ पर 2 भाषा की बात की गई है। पहला बच्चे की मदर टंग, जो कि कुछ भी हो सकता है, जो भी बच्चे की मातृभाषा होगी, और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज की बात की गई है। अब दोनों लैंग्वेज में किसकी बात की गई है? कौन से कौशल की बात की गई है? पढ़ने की बात की गई है। देखिए दोनों में पढ़ने की बात की गई है, यानी कि मातृभाषा में वो पढ़ ले रहा है और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी वो पढ़ ले रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस रूप में जाना जाएगा? देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्या होते हैं? लैंग्वेज स्किल बोले जाते हैं, कौशल बोले जाते हैं। अब यहाँ पर केवल पढ़ने की बात की जा रही है, यानी पर्टिकुलर की एक स्किल जो है वो क्या हो रहा है? वो ट्रांसफर हो रहा है कि अपनी मदर टंग में वो पढ़ ले रहा है और इंग्लिश में भी वो पढ़ ले रहा है, यानी एक स्किल, भाषा के जो 4 कौशल हैं उसमें से एक कौशल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। और ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरण बोलते हैं, जिसे कौशल स्थानांतरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, आशीष कक्षा 7 का अध्यापक है। उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी और विद्यार्थियों को 4 के समूह में बांट दिया। 4 के समूह में बटे शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली को हल निकालना है कि वे पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं। भाषा अधिगम की इस युक्ति को किस नाम से जाना जाएगा? ध्यान से समझिएगा। बच्चे को जब पहेली पूछा गया तो उनको 4-4 समूह में बांट दिया गया टीचर के द्वारा और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको पहेली का हल निकालते समय आपको ये बोलना है कि आप पहेली के बारे में क्या सोचते हैं। यानी कि पहले बच्चे ने सोचा होगा, उसके माइंड में पहले क्या होगा, कुछ ना कुछ क्रिटिकल थिंकिंग हुआ होगा, विचारों की उत्तेजना जन्म ली होगी, तभी तो उस विचार को वो बोल करके एक्सप्रेस करेगा कि पहले मेरे माइंड में क्या थिंकिंग आया था इस पहेली को लेकर के। ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या बोला जा रहा है। प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि 4 समूह में बांट दिया गया, उसके बाद से शिक्षार्थियों को यह कहा गया है कि आप पहेली का हल निकालने के लिए बोल करके कि आपने इस पहेली के बारे में क्या सोचा वो आपको बताना है। यानी कि जो पहले बच्चे ने सोचा होगा, पहले बच्चे सोचेंगे तभी तो उसको बोल करके बताएंगे कि हाँ इस पहेली को सुन करके पहले मेरे माइंड में ये थिंकिंग आया, मैंने ये सोचा। यानी पहले सोचेगा तब बोलेगा। ध्यान से समझिएगा, पहले सोचेगा तब बोलेगा, क्योंकि उसके मन में जो विचार आएगा उसी के बारे में तो वो बोल करके बताएगा। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया समस्या आधारित बोलना। तो यहां पर बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर क्या बच्चे सोच रहे हैं उस थिंकिंग को बोल करके बताना है। ध्यान से समझिएगा, चौथे विकल्प में क्या बोला जा रहा है, समस्या आधारित बोलना। तो प्रॉब्लम को बोल करके बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे क्या सोच रहे हैं ये बताना इंपॉर्टेंट है। तो ये विकल्प में नहीं दिया गया तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, ऊंचे स्वर में बोलने का नियम। तो यहां पर ऊंचे स्वर में या फिर धीरे स्वर में बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर बच्चा क्या सोच रहा है ये बोल करके बताना है। तो यहां ऊंचा स्वर या नीचा स्वर का जिक्र ही नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, बोलने के लिए सोचना। अब बोलने के लिए बच्चा नहीं सोच रहा है बल्कि सोचने के लिए बोल रहा है कि वह पहली बार जब पहेली को सुना तो उसने क्या सोचा। अब वो जो कुछ भी वो सोचा है वो उसको बोल करके बताना, यानी पहले सोचेगा तब बोलेगा। जबकि इसमें क्या बोला गया, बोलने के लिए सोचना, यानी कि उल्टा दिया गया है। तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, तुरंत सोचने से जुड़ा नियम। अब पहली को जब बच्चा पहली बार सुना टीचर के माध्यम से, तो उसके बाद से पहली बार जो बच्चे ने के माइंड में जो भी थिंकिंग आई, जो भी विचार आया, जो भी उसने सोचा, तुरंत उसने सोचा और सोचने के बाद वो बोलेगा। ठीक है, तो तुरंत सोचने का नियम यहां पर ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय मुख्य आधार क्या है। अब किस स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक है ये डिपेंड करता है। जैसे कि प्राइमरी का बच्चा है तो उसके लिए उसमें कार्टून्स बने रहेंगे, उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके जो स्थानीय भाषा है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए और बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक की ये प्रॉपर्टी होती है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि पाठ्य सामग्री उपयुक्त विधा में होनी चाहिए। अब विधा क्या होती है, तो जैसे एकांकी हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, कविता हो गया, ये सभी विधा बोले जाते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि उपयुक्त विधा में होनी चाहिए, तो ये बात तो पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। तीसरा देखिए, पाठ्य सामग्री उस देश की होनी चाहिए जिसका शिक्षार्थी निवासी है। तो ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि पाठ्य वस्तु जो है, पाठ्य सामग्री जो है वह किसी भी देश से संबंधित हो सकता है, लेकिन बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। पहला देखिए, पाठ्य सामग्री शिक्षार्थी के जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो ये तो बात पॉजिटिव है, एनसीएफ भी ये कहता है। अब 2 विकल्प हमारे पास पहले ही पॉजिटिव हो गए। दूसरा विकल्प देखिए, पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए और प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए। प्रामाणिक सामग्री क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ऐसी कोई भी सामग्री जो कि बच्चे के किताब से ना जुड़ी हो लेकिन उसका प्रयोग बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए किया जा सकता है, यानी भाषा के विकास के लिए किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड है, तो मेनू कार्ड बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं किया गया है, लेकिन बच्चे उस मेनू कार्ड को देख करके भाषा के बारे में सीख सकते हैं, तो ये उसके लिए प्रामाणिक सामग्री के तौर पर मानी जाएगी। अब चूंकि मेनू कार्ड उसको रेस्टोरेंट में मिला और रेस्टोरेंट कहाँ है, बच्चे के परिवेश का पार्ट है, यानी उसके वास्तविक जीवन का पार्ट है, तो ये वाला विकल्प पहले से इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए विकल्प 1 संकुचित हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से तीसरा विकल्प देखिए क्या कहा जा रहा है। चौथा विकल्प देखिए, पाठ्य सामग्री उपयुक्त विधा में होनी चाहिए। अब उपयुक्त विधा कहने का मतलब
जो कि मानसिक स्तर बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए, और बच्चे के मानसिक स्तर जो कि बच्चे के लिए स्वाभाविक होगा, यानी बच्चा जिसके लिए यूज्ड होगा, जिसके लिए कंफर्टेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और ऑप्शन नंबर 4 थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि चारों विकल्प पॉजिटिव है, लेकिन उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चुनना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हमारे देश में जो संस्कृति मंत्रालय है वो सांस्कृतिक भाषा को दर्जा प्राप्त करता है, दर्जा देता है। सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत सारी क्राइटेरिया रखी गई हैं। अगर उसको कोई भाषा फुलफिल करेगी तभी उसको सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा। आज तक हमारे देश में सिर्फ 6 सांस्कृतिक भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी है? तो पहला है तमिल, ये पहली भाषा है जिसको सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया। किस वर्ष में? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। किस वर्ष में ये दिया गया था? इसको 2004 में सबसे पहले यही भाषा शास्त्रीय भाषा के तौर पर दर्जा प्राप्त की थी। उसके बाद से दूसरी भाषा थी संस्कृत, जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कब? 2005 में। उसके बाद से तीसरी जो भाषा थी वो थी कन्नड़। कौन सा था? कन्नड़ था, जिसको कब दिया गया? 2008 में। और चौथी भाषा थी तेलुगु, जिसको 2008 में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और उसके बाद से पांचवा था मलयालम। ठीक है, मलयालम, इसको भी 2013 में दर्जा दिया गया। और अंतिम और जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो है आपका उड़िया भाषा। कौन सी भाषा? उड़िया भाषा, जिसको अभी हाल ही में 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये टोटल 6 भाषाएं हैं। आपसे कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली शास्त्रीय भाषा जिसको दर्जा मिला वो कौन सी है? तो तमिल है। और अभी हाल ही में किसको दर्जा दिया गया? तो उड़िया को दिया गया। ठीक है, टोटल 6 भाषाएं हैं जो कि शास्त्रीय भाषा के तौर पर जानी जाती है। देखिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शास्त्रीय भाषा को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाए जाने की बात की गई है। अगर कोई बच्चा शास्त्रीय भाषा को पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाया जाएगा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बातें मेंशन की गई है। हमारे देश में पहले 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू था, जिसको रिप्लेस करते हुए 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को लाया गया, जिसमें बच्चे का पहला भाषा जिसे मदर टंग बोलते हैं वो तो बच्चे को पढ़ाई जाएगा। उसके बाद से आंग्ल भाषा जिसे अंग्रेजी बोलते हैं वो पढ़ाया जाएगा, और एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। फॉरेन लैंग्वेज सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट में जाकर के बच्चे को पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर 6 भाषाएं देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शनल होगा। अगर बच्चे का मन है तो बच्चा पढ़ सकता है, और अगर नहीं मन है तो उस पर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन वो 3 लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया वो मैंडेटरी है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। तो हमसे क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो देखिए, संस्कृत है तो हमारा उत्तर नहीं होगा, तमिल भी है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए, मलयालम है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, लेकिन हिंदी नहीं है। और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हिंदी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है? तो देखिए, भाषा का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि अपने विचारों को, अपने भावों को बोल करके दूसरे से अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाएगा? यानी अपने आप को एक्सप्रेस आप कैसे कर सकते हैं? जब आप किसी को सूचना देते हैं, यानी किसी ना किसी इंफॉर्मेशन की आप घोषणा कर रहे हैं, कि जैसे मैंने खाना खा लिया, तो ये आप क्या कर रहे हैं? घोषणा कर रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया। आप डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंतर्गत ये आता है। जैसे कि आप किसी से इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो बंदा आपको घोषणा कर रहा है कि क्या तुमने खाना खाया, तो ये घोषणा है, एक तरीके से पूछा जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है कि क्या आपने खाना खाया। तो ये जो भाषा का ज्ञान होता है वो घोषणात्मक ज्ञान हो जाता है। बाकी के विकल्पों की अगर हम लोग बात करें, देखिए दिया गया भाषा का व्याकरण, तो भाषा का व्याकरण संपूर्ण भाषा नहीं है, क्योंकि देखिए जब बच्चा भाषा का अर्जन करता है, यानी कि अपने माता पिता से लैंग्वेज को अनुकरण करते करते वो भाषा को सीखा हुआ है, यानी कि बच्चे का फर्स्ट लैंग्वेज उसका मदर टंग, तो उस समय उसके माता पिता उसको व्याकरण नहीं पढ़ाए थे, फिर भी वो बच्चा उस भाषा को प्रॉपरली बोल पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उस भाषा में। तो भाषा का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो होता है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, ना कि व्याकरण। तो ये व्याकरण यहाँ पर संकुचित हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, प्रक्रिया आधारित ज्ञान। प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस की बात की जा रही है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए ये चरण दर चरण प्रक्रिया के तौर पर नहीं देखा जा सकता, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। कार्यविधि आधारित ज्ञान, कार्यविधि यानी कि कुछ करके सीखने की बात की जा रही है। अब अगर साइंस होता तो ये कार्यविधि आधारित ज्ञान हो सकता था, क्योंकि वहां पर उसमें प्रैक्टिकल करके बच्चा सीखता है। लेकिन भाषा का प्रयोग बच्चा कार्य करके नहीं सीखता है, बल्कि उसका प्रयोग करके सीखता है, और प्रयोग करने में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस करना कुछ इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर करना
करना कहलाता है और इसीलिए उसको घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। कार्य विधिक विज्ञान के लिए सही हो सकता था, लेकिन लैंग्वेज के लिए ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दिया गया है कि भाषा की केंद्रीयता क्या है। भाषा की केंद्रीयता हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि भाषा संप्रेषण के लिए है। ये यहाँ तक तो ठीक है, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक तो ठीक है। और विचारों के लिए भाषा की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि विचार के लिए भाषा की जरूरत नहीं है। क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि पहले भाषा आता है तब विचार जन्म लेती है। अगर मैं कोई भाषा का प्रयोग ना करूं किसी के बारे में, तो आप कैसे जानेंगे कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में मेरे विचार क्या हैं। जैसे कि आप किसी इंटरव्यू में, किसी एक्टर के द्वारा इंटरव्यू जब दिया जाता है, तो उसके इंटरव्यू के माध्यम से, यानी जो कुछ भी अपने आप को उसने एक्सप्रेस किया, जो भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद आप समझ पाते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के इनका विचार क्या है। यानी भाषा से ही विचार स्पष्ट हो सकती थी, ये लेव वाइगोत्स्की मानते थे। जबकि विकल्प क्या कह रहा है कि विचारों के लिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम परस्पर रूप से संबंधित है। कहा यह जा रहा है कि भाषा और अधिगम यानी कि सीखना और भाषा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर हो सकता है, इसलिए मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं। दूसरा विकल्प देखिए, इस बात की पहचान करना कि भाषाएं एकांत में सीखी जाती हैं। अब आप खुद बताइए कि भाषा का उच्चतम उद्देश्य मैंने आपको क्या बताया? अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना। अब जितना ज़्यादा बच्चे को मौका मिलेगा उस भाषा का प्रयोग करने के लिए, उतना ही वह भाषा पर अच्छी पकड़ बना सकता है। अब बच्चा भाषा का प्रयोग एकांत में थोड़ी करेगा, वह किसी से कम्युनिकेट करने पर ही तो भाषा का प्रयोग कर सकता है, और कम्युनिकेट करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर ये एकांत कहाँ होगा? ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास एक विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु यानी कि कॉन्टेंट की बात की जा रही है, कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब मैंने ऑप्शन नंबर 3 को जो स्टार लगाया था, ध्यान से देखिएगा, क्या कहा जा रहा था कि भाषा और अधिगम परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। यही बात तो विकल्प नंबर 1 कह रहा है, लेकिन विकल्प नंबर 1 जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि कंटेंट को समझने के लिए भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और अब ऑप्शन नंबर 3 थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब है। यानी कि आप किताब से कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या फिर इस अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अभी इस समय इस प्रश्न को देख रहे हैं, तो ये जो भाषा लिखा हुआ है, इसी के माध्यम से तो आप कॉन्सेप्ट को रिट्रीव कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहे हैं। तो भाषा नहीं रहेगी तो आप विषय वस्तु भी नहीं समझ सकते हैं। यानी कि यही तो बोला जा रहा है ना विकल्प में 1 में, कि कंटेंट को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सीखने के लिए भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पोर्टफोलियो आकलन क्या है। देखिए 2 प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, पहला पोर्टफोलियो और दूसरा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। जो भी बच्चे के शैक्षणिक पक्ष की बात की जाएगी वो पोर्टफोलियो से जुड़ा होगा, और जो भी बच्चे के बिहेवियर यानी उसके व्यवहार की बात की जाएगी वह उसके एनेक्डोटल से जुड़ा होगा। पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि एक शैक्षणिक सत्र के दौरान बच्चे ने शैक्षणिक जो भी गतिविधियां की होंगी उन सबका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिसे हम लोग पोर्टफोलियो फाइल कहते हैं। अब हमसे यही पूछा जा रहा है कि इस पोर्टफोलियो का आकलन क्या है। तो चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है कि कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना। देखिए अधिगम का अभिलेख कहा जा रहा है। अभिलेख यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि डेटा को मेंटेन करना, यानी फाइल मेंटेन करने की बात की जा रही है। ठीक है। अब बच्चे का जो अधिगम होता है, अधिगम की परिभाषा ये कहती है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ उसे अधिगम बोलते हैं। अब बच्चे का जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन को क्या आप फाइल में मेंटेन कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, उस बच्चे को बुखार लग गया, तो बुखार लगना उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो क्या उसके व्यवहार को, उस चिड़चिड़ेपन को फाइल बना करके आप रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसलिए यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह पता लगाना कि शिक्षार्थियों के सीखने में कहां पर कमी है। तो देखिए ये पोर्टफोलियो आकलन का मतलब ये होता है कि पोर्टफोलियो एक फाइल होता है, उस फाइल को मेंटेन किया जाता है और उस फाइल के आधार पर बच्चे का आकलन किया जा सकता है, ना कि इस पोर्टफोलियो देखिए ये फाइल जो है, ये फाइल हमें सिर्फ इतना बताती है कि बच्चे का जो भी सीखने के प्रति रिकॉर्ड है, जो भी वो शैक्षणिक गतिविधि किया है, उन सभी का एक डेटा रिकॉर्ड के तौर पर तैयार रखना, और इस रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग आकलन करते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर कमी है, ये
अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को कलेक्ट करता है। पोर्टफोलियो मतलब सीधे तौर पर आप एक फाइल समझ लीजिए, ठीक है। तो ये विकल्प नहीं होगा, हमारा उत्तर गलत हो गया। तीसरा देखिए, वार्षिक बोर्ड परीक्षा को समर्थित करना, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एक शैक्षणिक सत्र में, एक एकेडमिक ईयर में जो साल भर बच्चा गतिविधि करेगा, साल भर बच्चा जो गतिविधि करेगा, साल भर के दौरान उसका जो भी गतिविधि होगा उस सब का फाइल मेंटेन किया जाता है। तो ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर केवल वार्षिक बोर्ड परीक्षा की बात की जा रही है। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी कार्यों का अभिलेख रखना। अब यहां पर देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि सीखने संबंधी कार्यों का अभिलेख रखना, और पहले विकल्प में क्या कहा जा रहा था, अधिगम का अभिलेख रखना। अधिगम को ही सीखना बोलते हैं। अब बच्चे का अधिगम यानी सीखना, यानी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, उसको आप फाइल में मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन सीखने के लिए जो उसने कार्य किया था, जैसे कि बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाया, बच्चे ने ABCD लिखना सीखा, बच्चे ने क ख ग लिखना सीखा, तो यहां पर बच्चा जो है वो जो भी कार्य किया था उस कार्य को आप फाइल में मेंटेन कर सकते हैं। वो ABCD लिखा था तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, वो कोई ड्राइंग बनाया उसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ उसके प्रयास के माध्यम से, उसको अधिगम बोलते हैं। तो सीखने का जो कार्य है उसको तो फाइल में रख सकते हैं, लेकिन सीखने को आप फाइल में नहीं रख सकते। पहला विकल्प सीखने को फाइल में रखने के लिए कह रहा था, लेकिन चौथा विकल्प जो है सीखने के लिए जो कार्य किया गया है उसको फाइल में रखने की बात कर रहा है, यानी कि शैक्षणिक पक्ष से जुड़े जितनी भी गतिविधियां की गई हैं, चाहे वो ड्राइंग बनाना, ABCD लिखना, इन सबको फाइल में रखने की बात कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सरसरी तौर पर पठन क्या है। सरसरी तौर पर पढ़ना यानी कि ऊपर ऊपर पढ़ना, जैसे कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, वो सरसरी निगाह से पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये न्यूज़पेपर का मेन आर्टिकल है, ये मेन आर्टिकल मेन हेडिंग लिखा गया है, उसके बाद से यहाँ पर बॉक्स बना करके यहाँ पर उसका कुछ सब कॉन्टेंट लिखा रहता है, मेन पॉइंट लिखा रहता है। तो हम क्या करते हैं कि पूरा ये लाइन बाय लाइन पढ़ने के बजाय सबसे पहले हमारा पूरा ध्यान इस हेडिंग पर जाता है, उसके बाद इस बॉक्स पर जाता है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं ऊपर ऊपर पढ़ करके इसका पूरा थीम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो सरसरी निगाह पर पढ़ना, सरसरी तौर पर पढ़ना, यानी कि ऊपर ऊपर पढ़ करके उसका पूरा थीम, पूरा अर्थ समझने की कोशिश करना, इसी को बोलते हैं सरसरी तौर पर पढ़ना, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, पाठ्य सामग्री से आगे का पठन। तो ऐसा तो मैंने आपको बताया नहीं, तो ये उत्तर नहीं होगा। लेखक की मंशा जानने के लिए पठन, तो यहां पर भी ये गलत है। विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन, तो विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए जो पठन होता है उसको सर्चिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, सर्चिंग बोलेंगे। यानी जैसे किसी रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, रिपोर्ट मान लीजिए मेडिकल का कोई रिपोर्ट है, जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट का BP का ये रिपोर्ट है, तो BP के रिपोर्ट में बहुत सारी, जैसे पैथोलॉजी से वो जांच कराएंगे, तो यहाँ पर पेशेंट का नाम, उनका उम्र, कब जांच कराया गया, और बहुत सारे रिमार्क्स होते हैं। लेकिन डॉक्टर पूरे रिपोर्ट को नहीं पढ़ता है, डॉक्टर सिर्फ उस रेंज को देखता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का जो BP का या फिर शुगर का रेंज है वो न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है। तो बस पूरे इस रिपोर्ट में डॉक्टर का ध्यान बस इस न्यूमेरिक नंबर पर ही जाएगा। तो पूरे रिपोर्ट को ना पढ़ करके उसमें से किसी पर्टिकुलर सूचना को ढूंढना, उसको हम लोग सर्चिंग बोलते हैं, उसको विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए बोलते हैं। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सरसरी तौर पर पढ़ना मतलब कि उसका पूरा अर्थ समझने के लिए, उसका पूरा सार समझने के लिए प्रयास करना। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, पाठ्य सामग्री में समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है। दक्षता को अंग्रेजी में कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। आपने एक निपुण भारत योजना के बारे में सुना होगा, जो कि केंद्र सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2025 तक कक्षा 3 के सभी बालकों को कम से कम बेसिक लिटरेसी जो होती है, जिसके अंतर्गत बच्चा पढ़ना सीख जाए और लिखना सीख जाए, इसके अलावा बेसिक न्यूमरेसी जो होती है, अंकों का ज्ञान, और बेसिक संक्रियाएं जो होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग, इतना बच्चे को आ जाए, तो वो बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड पठन। यानी कि जो बच्चे के लिए दक्षता, जो बच्चे के लिए न्यूनतम थ्रेशोल्ड तय कर दिया गया कि पर्टिकुलर इस क्लास में रहते हुए बच्चा एटलीस्ट इतना सीख जाए, तो उसे ही बोलते हैं दक्षता आधारित पठन। तो इससे क्या होगा, निपुण होंगे बच्चे, तभी तो निपुण भारत मिशन शुरू किया गया है, भारत योजना, निपुण भारत योजना शुरू किया गया है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, शिक्षार्थी अधिक अंक ला सकेंगे। जो भी विकल्प बच्चों के अंक की बात करेगा वो हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बच्चे को नंबर लाने तक सीमित नहीं है। अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो कि
नैतिक मूल्य सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक पाता है और घर पर जाकर के गाली गलौज करता है, तो क्या इसको शिक्षा बोला जाएगा? नहीं। जो कुछ भी बच्चा पढ़ रहा है, अधिगम की परिभाषा ये कहती है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। वो व्यवहार में झलकना चाहिए कि हाँ, ये बड़ों का आदर कर रहा है, नैतिकता है इसमें, ना कि सिर्फ 100 में 100 नंबर पाना। इसलिए जो भी विकल्प नंबर की बात करेगा वो हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए तीसरा विकल्प दिया गया है, शिक्षार्थी समाज एवं कार्यस्थल पर कार्य कर सकें। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि जहां वर्क स्टेशन है, बच्चा वहां पर जाकर के काम कर सके। तो एक तो प्राइमरी लेवल के लिए कार्यस्थल, ये सब चीज़ें निगेटिव हैं। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि वो एक अच्छा वर्कर बने, बल्कि समाज के अन्य लोगों के साथ भी उसका व्यवहार उतना ही अच्छा होना चाहिए, तभी मनुष्य के सामाजिक व्यक्ति होने का सार्थक अर्थ निकल सकता है। यानी कि शिक्षा हमें एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाती है, ना कि केवल अच्छा परफॉर्म करना। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षार्थी विषय का विशेषज्ञ बन सके। अब प्राइमरी लेवल का बच्चा है तो वो क्या ही साइंटिस्ट बन जाएगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का विशेषज्ञ बन जाए, तो ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब एक ही विकल्प बचा हमारे पास, शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना। निपुणता कहने का मतलब कि जो कुछ भी बच्चे के लिए दक्षता तय की गई है, एटलीस्ट बच्चे उसमें सक्षम हो पाए, उसको सीख पाए, ये होता है निपुणता। इसी को बोलते हैं दक्षता आधारित पठन। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप में बोलने के लिए एक पात्र, चरित्र एवं भाषा देता है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? देखिए कहा यह जा रहा है कि 5 के ग्रुप में बच्चे को बांट दिया गया है और पांचों को एक कैरेक्टर दे दिया गया है, साथ ही साथ एक भाषा दिया गया है, उसको बोलने के लिए एक टॉपिक दिया गया, विशिष्ट टॉपिक दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक, यानी प्रत्येक का टॉपिक अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक का टॉपिक अलग अलग है, प्रत्येक को एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है ग्रुप में रहने के बावजूद भी। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि ये किस रूप में जाना जाएगा। चौथा देखिए, भाषा का विकास। भाषा का विकास तो है, लेकिन ये एक्टिविटी क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, नाटक दिया गया। नाटक हो सकता था, लेकिन प्रश्न में चूंकि ये दिया गया कि पांचों का जो टॉपिक है वो अलग अलग है, जबकि नाटक में सबका टॉपिक एक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रामायण रोल प्ले किया जा रहा है, तो उसमें सभी रामायण के जो पात्र थे, कैरेक्टर थे, उसी के हिसाब से वो बात करेंगे या फिर अपने डायलॉग को डिलीवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबका जो डायलॉग है वो अलग अलग है, विशिष्ट है, यानी कि ये नाटक नहीं हो सकता, क्योंकि नाटक में एक ही टॉपिक पर कैरेक्टर्स बात करते हैं, ये सबका टॉपिक अलग अलग है, इसलिए नाटक नहीं होगा। तुरंत सोचने से जुड़ा हुआ नियम, तो सोचने से जुड़ा हुआ नियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनको टॉपिक दिया गया और बोलने के लिए भाषा भी दिया गया। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ नहीं दिया गया रहता तब बच्चा अपने स्तर पर सोच रहा होता। ये सब कुछ बच्चे को अवेलेबल कराया गया, तो ये रोल प्ले होगा। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर है। ठीक है, नाटक और रोल प्ले में थोड़ा सा यही अंतर है कि नाटक जो है वो एक ही टॉपिक पर बात करेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रश्न में ही दिया गया कि सभी के टॉपिक अलग अलग हैं, इसलिए नाटक नहीं हो सकता। अब ये रोल प्ले होगा। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सकें, रूपरेखा तैयार कर सकें, पहला प्रारूप लिख सकें, उसमें सुधार कर सकें और अंततः अंतिम प्रारूप तैयार कर सकें। यहाँ पर अध्यापक किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, किसी भी टॉपिक के बारे में लिखने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे कि किस टॉपिक के बारे में लिखना है, सबसे पहले टॉपिक के बारे में सोचने के लिए बच्चे के मन में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। उसके बाद से बच्चा आउटलाइन तैयार करता है कि हमें कितना लिखना है, क्योंकि एक ही टॉपिक पर कोई पूरी किताब भी लिखी जा सकती है, उसमें 10 पेज के बारे में भी लिखा जा सकता है, उसमें एक पैराग्राफ के बारे में भी लिखा जा सकता है। तो कितना लिखना है, मोटा मोटी बाउंड्री सेट करना, ये आउटलाइनिंग कहलाता है। इसके बाद से उसका ड्राफ्टिंग किया जाता है कि इसमें क्या हेडिंग होगा, हेडिंग के अंदर क्या सब हेडिंग होगा। उसके बाद से उसकी चेकिंग होती है कि क्या सब कुछ जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया क्या वो सही है, और अगर जरूरत महसूस हो तो करेक्शन किया जाएगा और पुनः फिर से रीड्राफ्टिंग किया जाता है और अंत में फाइनलाइज किया जाता है लिखने को। यही प्रोसेस हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो इसे लेखन का प्रक्रिया उपागम बोलते हैं, क्योंकि कई प्रोसेसेस से होकर के ये लेखन जो है वो गुजर रहा है, इसीलिए लेखन का प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगले प्रश्न में जो आयोग के द्वारा रिवाइज्ड आंसर की में उत्तर बताया गया है वो ऑप्शन नंबर 3 बताया गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग खुद इसके बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा उत्तर सही लग रहा है। दिया गया है कि उच्चारण सिखाने के लिए
कौन सा तरीका प्रभावशाली है? उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन की बात की जा रही है। कौन सा तरीका बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए एप्रोप्रिएट होगा? पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सभी शिक्षार्थियों को स्वर विज्ञान पढ़ाना। केवल स्वर पढ़ाने मात्र से बच्चा उच्चारण नहीं सीखेगा। जैसे कि बच्चे को अ आ ई ये सब कुछ स्वर बता दिया गया, तो क्या बच्चा सिर्फ इससे स्वरों के माध्यम से उच्चारण सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, तो ये निगेटिव है। दूसरा दिया गया शब्दों और ध्वनियों के प्रतिलेखन के माध्यम से पढ़ाना। प्रतिलेखन यानी उसका बार बार लिख करके अभ्यास कराने की बात की जा रही है। तो हमें बच्चे को उच्चारण सिखाना है। उच्चारण बच्चा बोल करके सीखेगा, ना कि लिख करके। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। और वैसे भी आप पहले विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर स्वर विज्ञान पढ़ाने की बात की जा रही थी, पठन की बात की जा रही थी। भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, तो उच्चारण जो है वो बोलने से जुड़ा हुआ है। तो जो विकल्प बोलने की बात करेगा वो विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है। पहले विकल्प में पढ़ने से संबंधित था, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरे विकल्प में लिखने और पढ़ने से संबंधित था, तो ये उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर के सिखाना। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि दिन एक शब्द मैं लिख रहा हूं, तो इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। तो अगर मैं दिन का विपरीत रात करके बताऊं, तो क्या बच्चा इसका उच्चारण सीख पाएगा? इसका विपरार्थक शब्द बच्चा जान रहा है, इससे उच्चारण का कोई लेना देना ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से यह विकल्प एप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, वर्णों और ध्वनियों की आपसी संबद्धता दिखा करके सिखाना। अब बच्चे को उच्चारण सिखाना है, राम के बारे में सिखाना है, तो बच्चे को राम कैसे पढ़ना सिखाया जाता है? देखिए, पहले बोला जाता है र पर आ की मात्रा और फिर म। बच्चा ऐसे पढ़ता है स्टार्टिंग में, र पर आ की मात्रा म। अब र क्या है? र वर्ण है। आ क्या है? आ वर्ण है। म क्या है? म वर्ण है। तो यही तो बोला जा रहा है ना कि आपसी संबद्धता, यानी आपस में ये सभी वर्ण किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और जुड़ करके किस प्रकार से पर्टिकुलर एक शब्द बना रहे हैं, उस शब्द को कैसे पढ़ेंगे, इसी को तो उच्चारण बोलते हैं, इसी को तो प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 मोस्ट एप्रोप्रिएट है, ये इसका सटीक जवाब होना चाहिए। वैसे मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को उत्तर बताया है। आपके हिसाब से कौन सा उत्तर हो सकता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।